दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इसमें आज की वीडियो में आप मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण वंश खिलजी तथा तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री के वन लाइनर प्रश्नों के अंतर्गत खिलजी वंश और तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो आप जानते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। उसने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारंभ किया और अपनी योग्यता के बल पर सरे जहांदार शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया और बाद में समाना का सूबेदार बना। कैकुबाद ने उसे आरिज ए मुमालिक के पद पर नियुक्त किया और जून 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में शाइस्ता खान की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा और उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन ने शासन की एक नए प्रकार की संकल्पना प्रस्तुत की जो मुख्यतः सभी समुदाय के लोगों की सद्भावना और समर्थन पर आधारित था। दोस्तों जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर, जो कि वर्तमान इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, वहां पर कर दी और 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरसास्प था और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की और उसने भू राजस्व की दरें बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया और इसने खम्स यानी लूट के धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंभा महल का निर्माण करवाया था। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। इसके अलावा दोस्तों अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया और सहना ए मंडी दोस्तों ये खाद्यान्नों की बिक्री के लिए लगाया जाता था। और कुछ महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं खजाइन फतूह अमीर खुसरो ने और रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। दोस्तों देखिए मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब नामक अधिकारी और नाजिर जो कि नापतौल अधिकारी होता था वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई कर लगाए जिसमें चराई कर, गढ़ी कर ये महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हुई और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था और बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था और मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। और इसके अलावा मुबारक खां के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अब आइए प्रश्नों पर जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
तो इसमें आपका सही सुमेलन इसमें करना है। आप देख सकते हैं कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई, तो 1296 में। देखिए 1296 में दोस्तों जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में की थी। खिज्र खां ने दिल्ली का सिंहासन 1414 में ग्रहण किया और सिकंदर लोदी ने एक नए नगर आगरा की स्थापना 1504 में की थी। और आप देख सकते हैं कन्नौज का युद्ध जो है ये 1540 में हुआ था। तो कुल मिलाकर ये आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है, तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने। और अभी अभी हमने देखा है कि जलालुद्दीन खिलजी ने शासन की एक नए प्रकार की संकल्पना प्रस्तुत की जो मुख्यतः सभी समुदायों के लोगों की सद्भावना और समर्थन पर आधारित था। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का किलो खड़ी में राज्याभिषेक किस सन में हुआ था, तो ये 1290 ईस्वी में हुआ था। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो है राज्याभिषेक। दोस्तों खिलजी वंश जो है ये 1290 से 1300 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। अब आइए देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को और जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको। देखिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को सिकंदर ए सानी घोषित किया था और आप जानते हैं कि वह एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर रुस्सानी यानी द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और उसने अपने सिक्कों पर इसे अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नया धर्म चलाने की भी, लेकिन अपने वफादार मित्र और कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना जो विचार था ये त्याग दिया था। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण और कीमत नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। आइए देखते हैं इसमें निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति और मलिक छज्जू का विद्रोह। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4321। इसका कारण ये है कि भारत पर तैमूर का आक्रमण तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में 1398 में हुआ था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था और बाजार नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन ने 1296 में अपनाया था। और दोस्तों मलिक जलालुद्दीन खिलजी के समय 1290 में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू द्वारा विद्रोह किया गया। तो ये क्रम जो है आपका 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था, तो ये था रामचंद्र। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी जो है आक्रमण के समय वहाँ का शासक रामचंद्र था। और दोस्तों अलाउद्दीन जो था उसका दिल्ली का आक्रमण या अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में पहली बार 1296 में आक्रमण किया था और ये आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में देवगिरी के तत्कालीन शासक रामचंद्र देव पर किया गया था। इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हुआ था और प्रतिवर्ष इलिचपुर की आय दिल्ली भेजने का वादा किया। इस युद्ध में अलाउद्दीन ने लूट से अधिक धन प्राप्त किया था। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए 1296 में जब ये आक्रमण हुआ था उसके बाद 1307 में कर न भेजने के कारण रामचंद्र देव के विरुद्ध अलाउद्दीन ने 1307 में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। रामचंद्र देव पराजित हुआ था और उसे दिल्ली लाया गया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी और राज्य वापस कर दिया था। दोस्तों 1312 में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को नौसारी की जागीर और राय रायन की उपाधि दी थी, तो देवगिरी के रामचंद्र देव को। अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना है।
तो सही उत्तर है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को काफूर नामक दास गुजरात से प्राप्त हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मलिक काफूर के नेतृत्व में दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी विजयें की और उसने अपने राज्य का विस्तार किया था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक योग्य सेना नायक था और इसको अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। इसे 1000 स्वर्ण दिनारों में प्राप्त किया गया था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन का पहला सैन्य अभियान गुजरात के विरुद्ध हुआ था। यहाँ का शासक बघेल राजपूत गण था। इसके अलावा तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्र द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था और अलाउद्दीन के जो दक्षिण विजय का श्रेय था वो मलिक काफूर को जाता है। अगला प्रश्न है, किसने नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? तो सबसे पहले सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और देखिए किसने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है? तो उत्तर है दोस्तों, देखिए मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण अमीर खुसरो ने दिया है। अमीर खुसरो ने मलिक काफूर के दक्षिणी अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण दिया है। खजाइन उल फतूह, जिसे तारीख़ अलाई के नाम से जाना जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के 15 वर्षों का चाटुकारितापूर्ण विवरण है और इस पुस्तक में मलिक काफूर के दक्कन अभियानों का आंखों देखा विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मुझे शरह की चिंता नहीं है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसने ये कहा था कि मुझे शरह की चिंता नहीं है? तो ये कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया और उसी ने कहा था कि जो है मैं नहीं जानता हूँ कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है और क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी है। राज्य की आवश्यकता अनुसार मैं कानून बनाता हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? तो ये था रणथंभौर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हमलों की शुरुआत की थी? तो उत्तर है कि ये है रणथंभौर। और दोस्तों अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर पर चौहान वंशी राजा हमीर देव का शासन था। लंबे समय तक घेरा डालने के बाद भी सुल्तान इस पर अधिकार नहीं कर सका था। अंत में उसने हमीर देव के एक मंत्री रणमल को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और रणमल की धृष्टता के कारण अलाउद्दीन 1301 में रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है कि किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर, तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था या आर्थिक अधिनियमों के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया था? तो खराज, घरी कर और चरी यानी चराई कर, ये सभी कर अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों उनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? तो अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों का रुख किया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का तिथि क्रमानुसार करिए तो सबसे पहले गुजरात विजय है, उसके बाद रणथंभौर विजय, उसके बाद देखिए चित्तौड़ और फिर लास्ट में तेलंगाना विजय। ये अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का सही क्रम है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरह से जो नाम परिवर्तन है अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उसने इस तरह का कार्य किया था कि चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर उसने उसे खिजराबाद कर दिया था। अगला प्रश्न है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ।
अलाउद्दीन खिलजी का कथन है। अगला है, किसने दाग और चेहरा यानी घोड़ों के दागने और सैनिकों के वर्णन वृत्त यानी हुलिया लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? तो खिज्र खां के आदेश पर। दोस्तों देखिए, अमीर खुसरो ने आशिका की रचना की थी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये पद्मावत में। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया जो है अवधी भाषा का महाकाव्य है और इसमें चित्तौड़ के किले पर आक्रमण का सजीव वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन किस विभाग के नियंत्रण में था? तो ये विभाग था, याद रखिएगा, दीवाने रियासत। और अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो ये था शहना ए मंडी। दोस्तों शहना ए मंडी जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर एक योग्य सेना नायक किस शासक के अधीन कार्यरत था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। और कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। किस शासक ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में सही जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये तारीख फिरोजशाही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो ये रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी और उसे अपना राज्य वापस कर दिया था। अलाउद्दीन का दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ था? तो ये 1296 में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर ये आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित था? तो इसमें दीवाने रियासत, वरीद ए मंडी और शहना ए मंडी जो अधिकारी थे ये अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिकारी थे। अब आइए अन्य सुल्तानों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सल्तनत काल में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम कौन था? तो ये था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। पैगंबर के सेनापति की उपाधि किसने धारण की? तो खुसरो शाह ने। और वह कौन एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। और आप जान सकते हैं कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो था दोस्तों, इसने अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लह आदि की उपाधि धारण किया था। और दोस्तों देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराई थी। और ये जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी था इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। किस सुल्तान ने अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा और अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया? तो ये था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जिसने अपने सिक्कों पर खलीफातुल्लाह शब्द अंकित करवाया और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था। देखिए दोस्तों ये सारे जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप देख लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की गई थी और ये विभाग बकाया लगान की वसूली करता था और इसका कार्य राजस्व की जांच करना और बकाया लगान की वसूली करना था। दिल्ली सल्तनत में खराज जो था वो कौन सा खराज कर था? तो ये हिंदू जमींदार से एकत्रित भूमि कर जो होता था वो खराज था। और इसके अलावा आप देख सकते हैं एक प्रश्न यहाँ से बनता है अमीर खुसरो के बारे में। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में उसकी कई आक्रमणों में उनके साथ रहे और अमीर खुसरो का जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है और यहाँ पर हुआ था। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और औलिया ने इन्हें तुर्क उल्लाह की उपाधि दी थी।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पहले मुस्लिम लेखक थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों और भारतीय काव्य कल्पनाओं का विषयों का प्रयोग किया था। और अमीर खुसरो ने हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में रचनाएं की। वो पहला मुस्लिम लेखक था जिसने फारसी रचनाओं में भारतीय मुहावरों और प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया था। तुगलकनामा दोस्तों, तुगलकनामा के रचयिता जो हैं अमीर खुसरो हैं और इनका जन्म आप जानते हैं कि 1253 में पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। और अमीर खुसरो की खासियत ये है कि इन्हें 6 सुल्तानों के अंतर्गत सेवा करने का अवसर मिला था। तो खिलजी वंश के बाद अब आइए देखते हैं तुगलक वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा वो 1320 से 1398 ईस्वी और या फिर 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासनकाल रहा है। 1320 से 1414 ईस्वी तक। और इसके प्रमुख शासकों में गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक आदि थे। और आप जान लीजिए दोस्तों कि 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि गयासुद्दीन तुगलक जो था उसको गाजी मलिक तुगलक, ये तुगलक वंश का पहला शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी और पिता एक करौना तुर्क था जो बलवन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था और उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर, देखिए 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा। इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं कि इसने गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया और संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का शहर स्थापित किया। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल से दबकर हो गई थी। तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित जो प्रश्न हैं, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद का निर्माण करवाया गया था और ये दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर था। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था और इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो आप जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक। और किस शासक ने खूतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल किया था? तो ये था मोहम्मद तुगलक ने। हनूज दिल्ली दूर अस्त, हनूज दिल्ली दूर अस्त यानी अभी दिल्ली दूर है, ये किस सुल्तान को संबोधित कथन है? तो सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक को। दोस्तों, सुल्तान गयासुद्दीन और सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। जब सुल्तान 1324-25 में बंगाल की महत्वपूर्ण विजय करके वापस दिल्ली लौट रहा था तो इसने कहा था कि औलिया साहब दिल्ली छोड़ दें। तो औलिया ने कहा हनूज दिल्ली दूरस्त यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान के स्वागत के लिए अफगानपुरा में लकड़ी का पंडाल बनवाया गया था जो हाथी के पैर से टक्कर लग जाने के कारण ध्वस्त हो गया, जिसमें सुल्तान, उसका बेटा मोहम्मद खां और 5 अन्य गणमान्य व्यक्ति दबकर मर गए। इब्न बतूता के अनुसार यह जूना खां का षड्यंत्र था। बर्नी और फरिश्ता इसे मात्र दुर्घटना कहते हैं। तो दोस्तों, अब आइए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं पहले उनको जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों पर आएंगे। गयासुद्दीन के बाद जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही नामक नए विभाग की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया था और
एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी। अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को निवासी इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। रहला इब्न बतूता की मुख्य पुस्तक है और इसमें मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकी की स्थापना और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभासुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। और दोस्तों देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद इतिहासकार बदायूनी ने कहा है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय काल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो सर्वाधिक जो है विद्वान, योग्य और शिक्षित था। उसकी सबसे अधिक विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन था। देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने के कारणों पर कई विचारों में मतभेद है और बर्नी कहता है कि साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण वो देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था और इसे प्रयोग करने वाला सुल्तान भी कहा जाता है। और इसने कई प्रयोग किए लेकिन उसके कई प्रयोग जो हैं असफल रहे, जिसमें राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये उसकी असफल योजनाओं के अंतर्गत शामिल हैं। आइए देखते हैं इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता के अनुसार दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और अगला प्रश्न है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया वो किस देश का था? तो ये मोरक्को का था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों तांबे का प्रयोग किया गया था सांकेतिक मुद्रा में। तो सबसे पहले मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। हालांकि इसका जो प्रचलन जो था विफल सिद्ध हो गया था। बर्नी के अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्यरूप देने के लिए मोहम्मद तुगलक को सांकेतिक मुद्रा जारी करनी पड़ी थी, लेकिन उसकी ये योजना दोस्तों असफल हो गई थी। इसका कारण ये था कि उसने ऐसे सिक्के नहीं बनवाए थे जिनकी नकल करना संभव न होता। वास्तव में इस असफलता का दायित्व दोनों पर था। सुल्तान ने उन सिक्कों की नकल न किए जाने की व्यवस्था नहीं की और नागरिकों ने इसका लाभ उठाकर नकली सिक्के बनाने आरंभ कर दिए थे। दीवाने अमीर कोही नामक एक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के समय हुई थी? तो थट्टा अभियान के समय दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हुई थी। रहला का लेखक कौन था? तो इब्न बतूता रहला ग्रंथ का लेखक था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो ये देवगिरी यानी दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा दिल्ली का सुल्तान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? तो ये मोहम्मद तुगलक ने। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासन क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये इब्न बतूता ने। दोस्तों इब्न बतूता का महत्वपूर्ण ग्रंथ रहला है जिससे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहला कहा जाता है और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बहुत सारी विशिष्ट जानकारियाँ मिलती हैं मोरक्को निवासी इब्न बतूता के विवरण में। देखिए, स्वर्ग द्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था?
तो मोहम्मद बिन तुगलक से। मदरसा ए नासरी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। और फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था वो क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका मूल नाम दोस्तों आप जान सकते हैं कि जौना खां था। और इसी आधार पर जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो इसके अलावा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी जो प्रयोग है वो किस कारण असफल हुआ था? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि व्यापक स्तर पर नकली सिक्कों का प्रचलन किया गया था। लोग नकली सिक्के बनाने लगे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री इब्न बतूता था, जो कि मोरक्को निवासी था। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभुसूर और राजशेखर नामक दो जैन विद्वान थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाना है। तो आप देखिए घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से अगर जो सजाएंगे तो सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध आप जानते हैं 1191 में। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में। फिर राजधानी स्थानांतरण और तैमूर का आक्रमण, ये सही क्रम है। इब्न बतूता के रहला में किसके शासनकाल का वर्णन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी इसलिए बनाना चाहता था कि यह साम्राज्य के केंद्र में स्थित था? तो उत्तर है दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी का ये कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक देवगिरी को अपनी राजधानी बनाना चाहता था क्योंकि ये साम्राज्य के केंद्र में था। अमीरान ए सादाह का उत्पीड़न करने वाले सुल्तान का नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण क्या था? तो इसका कारण ये था कि ये नगर देवगिरी या दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में था। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? तो ये वर्ष था 1326-27 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने होली का त्यौहार मनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों इसने सबसे पहले होली का त्यौहार मनाया था। और आप देख लीजिए इसके बाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक का समय काल आता है। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों इसका राज्याभिषेक थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को हुआ और उसके बाद फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में 1351 में अगस्त में हुआ था। और दोस्तों राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टकारक करों को समाप्त करके केवल 4 कर रखे, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। और फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। उसने एक नया सिंचाई कर भी लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की जिसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख हैं। और इसी के शासनकाल में खिजराबाद के टोपरा गांव से और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। दोस्तों सुल्तान फिरोज ने तुगलक अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात या नए विभाग, दान विभाग की स्थापना की। और दोस्तों सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या थी फिरोज तुगलक के समय में। दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने एक नए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी। और इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। और दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 में हुई थी। और फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये कि तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। और इसी के समय में तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था।
देखिए फिरोज शाह तुगलक तो किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? आप जान लीजिए दोस्तों, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहरों की, नए नगरों की स्थापना की थी। इसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर और जौनपुर प्रमुख हैं। जौनपुर की स्थापना आप जान लीजिए दोस्तों 1359 1359 में जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में कराई थी। और सुल्तान मोहम्मद शाहदूती के शासनकाल में 1394 में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? तो ये था खुम्स। खम्स या खुम्स दोस्तों, ये युद्ध में लूट का माल होता था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण है? तो ये तारीख फिरोज शाही में। अगला प्रश्न है कि किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने एक नए या पृथक अलग से लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। और अगला प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके अलावा देखिए, दान का लंगर ये था कि जनहितकारी कदम था ये फिरोज शाह तुगलक का। उसने सराय का निर्माण करवाया, विभिन्न नगरों की स्थापना कराई, कई नए विभागों की स्थापना कराई और फिरोज शाह तुगलक ने भारत में अनेक शहरों का निर्माण भी करवाया था। सल्तनत काल के शासकों में किसने दीवान खैरात यानी दान विभाग प्रारंभ किया? तो फिरोज तुगलक ने। और दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी तो ये फिरोज शाह तुगलक था। कौन सा दिल्ली का सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो सही उत्तर है अशोक स्तंभ को दिल्ली लाने वाला जो सुल्तान था वो फिरोज शाह तुगलक था। कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। इसने एक नया सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग होता था। कौन गुलामों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है? तो ये फिरोज शाह तुगलक था जिसने गुलामों के लिए एक नया दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी। किस सुल्तान ने सेना में विरासत का सिद्धांत लागू किया? तो ये फिरोज शाह तुगलक था। और कौन सी पुस्तक फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? तो ये है, याद रखिएगा, फुतुहात ए फिरोज शाही। किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा था। अगला प्रश्न है, जौनपुर का शाही किला किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जौनपुर का शाही किला 1362 में बनवाया गया था। और ये शाही किला गोमती नदी के बाएं तट पर शहर के बीच में स्थित है। और आप जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद जौना खां की स्मृति में जौनपुर की स्थापना की थी जो बाद में सरकी साम्राज्य की राजधानी बनी थी। और जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? तो ये था सिंचाई कर। फिरोज शाह ने जौनपुर की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1359 में दोस्तों उसने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। किस सुल्तान ने सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था? तो ये था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया और उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। और फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की और अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। फुतुहात ए फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो ये फिरोज तुगलक दोस्तों, ये फुतुहात ए फिरोज शाही का लेखक है। राजवाही और उलूग खानी क्या हैं आपको बताना था। तो ये हैं फिरोज शाह तुगलक ने कृषि और सिंचाई के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे। राजवाही और उलूग खानी नहरों के नाम हैं जो कि देखिए फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। अब आइए कुछ अन्य प्रश्नों को भी देख लेते हैं लास्ट में।
तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये था 1398 ईस्वी में। दोस्तों तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और ये तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था। भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उसमें एक था काफिरों से युद्ध और उनका विनाश और दूसरा धन प्राप्ति। दोस्तों 1399 को तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा और जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था। और वर्ष है 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय तुगलक वंश का शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। और एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो ये था तुगलक वंश। तुगलक वंश दोस्तों इसका शासनकाल सबसे अधिक रहा और दिल्ली सल्तनत में कई राजवंशों ने शासन किया। 1210 से 1526 तक सामान्यतः दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक, लोदी वंश ने 1451 से 1526 तक और तुगलक वंश के शासकों ने देखिए 1320 से 1414 तक शासन किया। तो याद रखिएगा 1320 से 1414 तक तुगलक वंश के शासकों ने शासन किया। और इस तरह से देखा जाए तो तुगलक वंश का शासन दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखिए खिलजी वंश और तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों और अन्य संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।